Hello, warriors. This is your Frontline Warrior, and you're watching the Frontline Warrior vlogs. I welcome you all to this channel. All those who are new here, I would like to tell you that I make vlogs related to the UPSC preparation journey and sometimes selected people's strategy. Today I am back with another vlog featuring AIR 306 Swati Phogat. I have already uploaded a part 1 of this vlog, so this is in continuation with that vlog. So I will not be exclusively covering all those questions which have already been covered before. Hi Swati, how are you? हाय I'm good. और लबासना की शॉपिंग कैसी चल रही है? चल रही है I'm waiting for the intimation. वो लिस्ट आने के बाद थोड़ा और फुल फ्लेजेडली हो जाएगी. ओके, और कब जाने का प्लान है? लाइक डेट आ गई होगी ना मोस्ट प्रॉब्ली? नहीं यार, they'll be notifying. It is somewhere between 20th to 25th August. So वो डे वाइज उस पर डिपेंड करता है कि किस बच्चे को किस दिन बुलाते हैं. So वो लिस्ट आएगी तब देखते हैं. ओके, सो आपका जो पहले वाला जो व्लॉग था उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है एंड लोगों ने बोला है कि आप एक और व्लॉग बनाइए स्वाति मैम के साथ. सो आज हम फिर से रीयूनाइट हुए हैं यहाँ पे. तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो हमारे सब्सक्राइबर्स के डाउट्स हैं, तो वो मैं आपसे पूछती हूँ. तो आप मुझे बता देना कि आपने प्रिपरेशन में कैसे किया था उन सबको. Done. तो एक तो ये है कि आपने जब न्यूज़पेपर रीडिंग करी है तो आपने न्यूज़पेपर के डेली नोट्स बनाए हैं क्या? नोट्स बनाए हैं तो आपने किस तरीके से बनाए हैं, या फिर आपने मंथली मैगजीन्स रेफ़र करी हैं या ईयरली करी है? सो लाइक हाउ डिड यू अप्रोच न्यूज़पेपर वाले करंट अफेयर्स एंड ऑल दैट, बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एंड द मेंस पर्सपेक्टिव? या स्पेसिफिकली प्रीलिम्स का पहले बात करते हैं. फॉर प्रीलिम्स मैंने स्ट्रिक्टली मंथली मैगजीन फॉलो करा है फॉर करंट अफेयर्स. और उसमें से भी मैं अपने खुद के नोट छोटे से स्क्रिबल इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो सारी बल्कि मैगजीन 12 महीने की जब हम प्रीलिम्स के प्रेप करते हैं ना लास्ट तक, उसके पहले 2 महीने पहले जब रिवीजन का टाइम आ जाता है, तो उस टाइम पे ना वो 12 मैगजीन रिवाइज करना इज लिटिल डिफिकल्ट. तो मैंने उनको कंसाइज फॉर्म में मैं अपने हाथों से छोटा छोटा लिख लेती थी मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स, या फिर कुछ में मैंने हाईलाइट करा होता था. तो मैंने सोली उन मैगजीन पे किया है. फॉर एग्जांपल हमारी विजन की भी आती है, ओनली आईएएस की भी आती हैं. सो आई रेफर टू विजन मैगजीन्स मंथली, एंड फॉर 12 मंथ्स मैंने 12 महीने की वो करी हैं. सो प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स वाज दिस. एंड फॉर मेंस जैसे न्यूज़पेपर का वी वर टॉकिंग अबाउट, मेंस के लिए इट वाज आल्सो द मेंस 365 प्लस द न्यूज़पेपर रीडिंग, बिकॉज फॉर 2.5 मंथ्स मैंने बहुत होल हार्टेडली न्यूज़पेपर को साथ साथ पढ़ा है. और उसमें से मैंने ज़रूर अपने कि आज का अगर मैं पढ़ रही हूँ तो फिर उसमें से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख के अपने नोट्स बनाए हैं. फॉर एग्जांपल लेट देयर बी सम एग्जांपल केस स्टडी दैट आई कैन यूज़ इन ज्योग्राफी इज़ माय ऑप्शन. सो इन दैट केस स्टडीज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो मैं उसके लिए रख लेती थी. या फिर जीएस वालों में भी हम कहीं ना कहीं एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं. और या फिर उसके अलावा जो एक्सप्लेन का पेज आता है वो सब मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके या फिर इन द फिजिकल फॉर्मेट कट करके वो रखे हैं कि मैं उनको मोटा मोटा एक बार रिवाइज कर लूँगी. एंड दैट केम इन हैंडी स्पेशली ड्यूरिंग मेंस. सो न्यूज़पेपर का यही था. बाकी थोड़ा वेयर अबाउट्स के लिए मैंने पूरे साल न्यूज़पेपर फॉलो करा है कि हमें थोड़ा पता चलता रहना चाहिए कि क्या चल रहा है. बट मेंस के 2-2.5 महीने थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज़पेपर का इंक्रीज हो जाता है टाइम. और उसके अलावा इंटरव्यू के टाइम पे भी न्यूज़पेपर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो 3 महीने का न्यूज़पेपर हर दिन का अच्छे से पढ़ना. एंड इनफैक्ट आई यूज टू रीड 2-3 न्यूज़पेपर्स इंटरव्यू से पहले, ऐसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान. सो आई थिंक न्यूज़पेपर इज़ अ कॉन्स्टेंट आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी में. सो वन मस्ट रेफर टू इट. एंड इफ समबडी आस्क्ड मी विच न्यूज़पेपर टू गो फॉर, then between Indian Express and Hindu, my priority was clear that I won't go for both of these, कि मैं एक ही लूँगी इनमें से. बिकॉज यूजुअली पीपल थिंक कि यार एक नहीं 2 कर लेते हैं, तो यार 2 नहीं, आप एक सोर्स रखो, उसको अच्छे से पढ़ो. सो इट वॉज इंडियन एक्सप्रेस फॉर मी. मैंने वही पढ़ा है शुरू से लेके पूरे साल जब तक मेरा प्रिपरेशन चला था. फिर आपने जैसे कि 1 महीना आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, 2 महीना पढ़ा, तो उसके बाद जो आपने सपोज नोटिंग करी या फिर जो भी आपने उस टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो उसको आप फिर रिकॉल कैसे करते थे? रिवाइज मतलब कितना ड्यूरेशन रहता था कि अब मुझे लगता है कि मैं भूल रही हूँ चीज़ें, मुझे वापस से वो सारी चीज़ें रिवाइज करनी चाहिए. सो व्हाट वाज द ड्यूरेशन कि किस टाइम बाद में कि यू हैड अ स्लॉट कि आई नीड टू रिवाइज करंट अफेयर्स ऑफ माई न्यूज़पेपर? आई थिंक इट वॉज मेनली बिकॉज एट द एंड ऑफ द मंथ यार, जो कुछ मैंने केस स्टडी एग्जाम्पल जो भी छोटे मोटे नोट्स बनाए होते हैं न्यूज़पेपर के, जो कि स्पेशली मेंस के टाइम में बनाए थे, उसके अलावा नहीं बनाए हैं, उनको मैंने रिवीजन रखा है कि मेंस में तो वीकेंड पे, हर वीकेंड पे जो मैंने पूरे हफ्ते का पढ़ा है, तो मोटा मोटा आई जस्ट गो थ्रू स्किम थ्रू इट जो मैंने पूरे हफ्ते पढ़ा. और
मेन फाइनल अपने मेंस के पेपर से पहले मैं उसकी 2 से 3 बार रिवीजन कर लूँ। तो आई यूज़ टू प्लान इट सच वे कि एक हफ्ता पहले मैं कोई नहीं पढ़ूंगी, अब सब हो चुके हैं न्यूज़पेपर का, तो मैं एक दिन बैठ के वो सारा दोबारा अच्छे से रिवाइज कर लूँगी, और वो हर हफ्ते का लास्ट में पूरा रिवाइज करना। तो ऑल इन ऑल देयर विल बी 2-3 साइकिल्स जिनमें मैं इसको रिवाइज कर लेती थी ऐसे। ओके। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपने नोट टेकिंग किस तरीके से करी है? लाइक आपने जीएस के नोट्स बनाए हैं या ऑप्शनल के नोट्स बनाए हैं? सो यूजुअली जो एकदम बिगिनर्स होते हैं उनका ये डाउट होता है कि हम लोगों को एक बार हमने कोई बुक पढ़ ली, उसके बाद हमको नोट्स बनाने चाहिए, मल्टीपल रिविजन्स के बाद बनाने चाहिए तो उनको कैसे बनाने चाहिए कि वो ऐसा ना हो कि हम लोग दूसरी किताब ही छाप रहे हैं या फिर समरी लिख रहे हैं उसकी। दे शुड लुक लाइक अ नोट्स एंड आर रिफ्लेक्टिव कि हमको एग्जाम में हेल्प भी करें। सो आपकी नोट टेकिंग स्ट्रैटेजी किस टाइप की थी? या माई नोट टेकिंग स्ट्रैटेजी वो सच दैट कि मैं पहले उस सब्जेक्ट को या फिर उस बुक को पहले मैंने अच्छे से खुद पढ़ा है। दैट वॉज फर्स्ट रीडिंग ना, उसमें मैंने कुछ हाईलाइट करा है, फिर उसकी सेकंड रीडिंग में मैंने हाईलाइट कर लिया है। नोट मेकिंग विल कम इन हैंडी इन द थर्ड रीडिंग कि इफ़ देर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मुझे याद होनी चाहिए और जो मेरे को बाद में रिवाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट होंगी मेरे लिए, तो मैं बहुत ही कंसाइज फॉर्म में फिर नोट्स बनाऊंगी उसके। तो इट वॉज इन थर्ड रीडिंग तब मैंने नोट्स बनाया है। एंड नोट्स इसीलिए पीपल से कि ना दूसरे के समझ नहीं आते हैं, आपके खुद के होने चाहिए, बिकॉज हम सबका ना डिफरेंट तरीके से थिंकिंग पैटर्न है। समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर फॉर मी, मे बी फॉर अनदर पर्सन इट वॉन्ट बी। सो उस तरीके से मेरे को लगता है कि यार अपने खुद के बनाओ और वो ना उन चीज़ों को लिखो नोट्स में कि लेट देयर बी जस्ट सम पॉइंटर्स कि जिसके बेसिस पे जब उन नोट्स को पढ़ रहे होगे तो फिर आप ये देखोगे कि क्या ये पढ़ते हुए मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने क्या पढ़ा था। मतलब कि जस्ट सम पॉइंटर्स, अगर आप सारा ही लिख दोगे तो वही एज यू सेड एक किताब ही छप जाती है पूरी। तो उसी चीज़ को ऐसे अपनी हैंडराइटिंग में लिख लेना, इसमें क्या ही डिफरेंस रह जाता है। स्पेशली ड्यूरिंग मेंस मैंने ऐसे ही कंसाइज फॉर्म में नोट्स बनाए हैं कि इफ़ देयर इज सम क्वेश्चन ऑन वन टॉपिक, है ना, फॉर एग्जांपल हम कई बार ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में हम अगर साइक्लोन्स का करते हैं तो सिर्फ एक पेज पे मेरे नोट्स होंगे, उसमें मोटा मोटा एक डेफिनेशन होगी। फिर अगर टाइप्स पे क्वेश्चन आ जाता है तो फिर टाइप्स की 2 तरीके के होते हैं ऐसे। फिर उसके बाद एक मैप होगा जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। मतलब आई जस्ट ट्राई टू बी कि जो मेन पॉइंटर्स हैं, एंड इफ आई एम आस्क्ड अ क्वेश्चन, सो मैं बस उन पॉइंटर्स को अगर मेरे ध्यान में रहता है तो मैं एक आंसर को अच्छे से आंसरेबल उस टाइम पे हो जाऊँ कि भाई मेरे को ये पॉइंटर्स याद हैं एंड आई विल बी एबल टू हैंडल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस फॉर्म। तो इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं कि दे शुड बी एक्चुअली क्रिस्प एंड कंसाइज। अगर आपके नोट्स क्रिस्प और कंसाइज नहीं है और आप सुंदर सुंदर बना के रख देते हो लेकिन आप उनको पढ़ नहीं पाते हो बिकॉज आपने वो इतने बल्कि बना दिए हैं, उनको पढ़ते हुए आलस आता है। मतलब मेरे लिए है यार ये ऐसा कि मुझे ना बाद में मोटी मोटी किताबें बार बार पढ़ के नहीं मन कर पाता, इसलिए मैंने अपने नोट्स को इतना छोटा और मतलब ऐसा बनाया कि मैं उनको रिवाइज करने में ज़्यादा खुश होती थी कि 100 कम पेजेस हैं। वो कम कैसे हैं, वो ऐसे कम नहीं है, वो बिकॉज मैंने छोटा छोटा लिख के, जैसे कि ना एक टॉपिक को एक पेज पे ख़त्म कर दो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिख दो इस पर, तो उस तरीके से इट मैटर्स टू मी। तो आप उनको थोड़ा सा छोटा बनाओ, कंसाइज फॉर्म में बनाओ, बट विद इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, ताकि वो आपको काम आए, और इतने बनाओ कि आप उनको रिवाइज कर लो। और आपने कितनी बार नोट टेकिंग की है? कई बार होता है कि कई बार जैसे लोग कोचिंग ले रहे होते हैं तो एक होते हैं उनके फाउंडेशन के कोर्स, फिर एक होते हैं उन्होंने सेल्फ स्टडी के थ्रू बना लिए होते हैं, फिर होता है कि एक मेंस आ रहा है तो मेंस से 10 दिन पहले वो लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं तो फिर उनके नोट्स बन जाते हैं। तो आपका किस तरीके का नोट टेकिंग का प्रोसेस था कि लाइक डिड यू हैड वेरी फाउंडेशनल कोर्स वाले नोट्स ऑल्सो एंड देन उसको शॉर्टन करके अपने खुद के क्रिस्प नोट्स बनाए कि एंड मोमेंट पे लाइक एक दिन पहले मुझे क्या रिवाइज करना है कि कल सपोज ऐसे का एग्जाम है या फिर GS1 का एग्जाम है तो आज आप क्या रिवाइज करोगे, तो आपके पास वो एकदम शॉर्ट नोट्स थी। तो ऐसे आपने कितने लेयर्स में आपने नोट्स बनाए हैं यार एक ही बार के अंदर आपका लाइक दीज आर माई नोट्स, यही मुझे एग्जाम से पहले पढ़ना है और यही मुझे थ्रू आउट द साइकिल पढ़ना है? यार आई थिंक मैंने ना वो एक ही तरीके वाले ही बना रखे हैं, वही पेजेस हैं मेरे सब्जेक्ट वाइज, और उनका ऐसा ही है कि वो पेपर से पहले भी रिवाइज हो जाएंगे, वो शॉर्ट फॉर्म में ही हैं। और उनके अलावा बिकॉज उसके अलावा अगर मुझे पढ़ना है ना जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं फर्स्ट उसमें, तो जो मैंने बुक्स में हाईलाइट कर रखा है, आई जस्ट रीड दिस। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज मैंशनिंग अबाउट दिस करंट अफेयर मैगजीन्स, तो मैंने उनमें चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, मैं वो पढ़ूंगी। लेकिन जब मेरे पास सिर्फ एक हफ्ते वाला साइकिल का रिवीजन होगा अलग अलग सब्जेक्ट का, तो मैं अपने ही नोट्स पढ़ूंगी। तो इसीलिए आई फोकस्ड अर्लियर ऑल्सो कि ना वो कंसाइज फॉर्म में होंगे तो वो एक ही बहुत है ऐसे, तो एक ही है वो। ओके
एंड दूसरा जो मेजर क्वेरी आती है कि जब आपने नोट टेकिंग कर लिया है और आपने रिवीजन भी कर लिया है, फिर लोग हैं कि टेस्ट सीरीज लिखते हैं अपनी, आंसर राइटिंग करते हैं। तो आंसर राइटिंग के अंदर लोगों का जो मेजर डाउट है वो ये है कि आप इवैल्यूएट कैसे करते हो खुद के आंसर्स। कई बार होता है कि हम टॉपर के आंसर पढ़ लेते हैं या अपने पीयर ग्रुप के आंसर्स पढ़ लेते हैं, हम उसको तो इवैल्यूएट कर लेते हैं कि हमको समझ में आ जाता है कि दिस पर्सन हैज़ नॉट मेट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, या फिर ये चीज़ों से ये इम्प्रूव कर सकता था। लेकिन हमको खुद की कॉपी चेक करते हुए ये नहीं समझ में आता कि हम लोग कहाँ तक सही लिख रहे हैं। खुद को लगता है कि हमने सब लिख तो दिया, अगर हम खुद को पता होता तो हम शायद उसी टाइम लिख लेते जब हम आंसर्स लिख रहे हैं। सो हाउ यू यूज टू इवैल्यूएट, सेल्फ इवैल्यूएट योर ओन आंसर्स? यार इट वाज मेजरली कि ऐसा होता है कि हम अपने किसी भी चीज़ को बेस्ट से कंपेयर करेंगे तो हम वो बेस्ट तो नहीं, पर हम उसके बेसिस पे ऐसा होता है ना कि एक अच्छा सा एग्जांपल अपने सामने रखना चाहिए लाइफ में। जैसे हम अपने किसी बड़े को लुक फॉरवर्ड टू करते थे, मैंने उसी तरीके से कि अगर मैं कोई किसी सब्जेक्ट का आंसर लिख रही हूँ तो आई यूज़ टू कंपेयर इट स्पेशली विद द टॉपर कॉपी, बिकॉज वो तो यार मैक्सिमम मार्क्स फेच करने वाले लोग हैं ना। अगर उस आंसर में मैक्सिमम मार्क्स फेच हो गए थे तो फिर आई थिंक मेरा अगर उस लेवल पे पहुंच जाएगा तो फिर आई विल बी समवेयर बिटवीन कि दिस इज़ द मैक्सिमाइज्ड अटेम्प्ट। तो यार मैंने अपने आंसर्स लिखते टाइम अगर मैंने कोई प्रीवियस से क्वेश्चन पढ़ा है और उसके टॉपर का कोई आंसर कॉपी है मेरे पास, तो ना मैं पहले उस क्वेश्चन को पढ़ के अपना आंसर लिखती थी, देन फिर मैं टॉपर का आंसर पढ़ती थी और फिर उन दोनों को सामने रख के बिल्कुल ऐसे आईपैड में उनका खुला होता था, फिजिकल कॉपी पे मेरा होता था, और उसमें फिर मैं कंपेयर कर रही थी कि वेयर ऑल आई मस्ट हैव मिस्ड, कि या तो मेरी प्रेजेंटेशन में कहीं पे कमी है, या फिर मैंने किसी में कंक्लूजन मिस कर दिया है, या फिर इंट्रो ही वीक हो रहा है, यहाँ पे इंट्रो ठीक नहीं लिखा है मैंने, या फिर स्ट्रक्चरिंग ठीक नहीं है, या फिर आई डिड नॉट मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल सेंट्रल है यार, मतलब बेयर मिनिमम है कि अगर आपने नहीं कराया तो। सो आई थिंक ये सब मैंने ना यार टॉपर कॉपी से अपने आंसर कॉपीज़ को कंपेयर कर करके ही सीखा है, और मेरे को लगता है वो बेस्ट पैरामीटर था। एंड इफ़ समटाइम्स वी थिंक कि हम कोई ऐसे टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं जिसमें वी डू नॉट हैव कोई टॉपर का आंसर ना, बिकॉज फ्रेश क्वेश्चंस भी आते हैं। सो यार इन दैट केस आई थिंक वो जो आंसर कॉपी का आंसर होता है ना, मॉडल आंसर, या बट मॉडल आंसर ना थोड़े से ज़्यादा ही कंटेंट होता है उसमें। सो मेरी इसमें एडवाइस ये रहेगी कि आप ये मत देखिए कि मॉडल आंसर, तो वो मॉडल आंसर का व्हाट आई वाज सेइंग कि वो मॉडल आंसर के लिए कभी आप ऐसा मत सोचिए कि आपने तो इतना कुछ लिखा ही नहीं है जो उसमें दे रखा है, वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं आंसर के अकॉर्डिंग उसमें कंटेंट। सो आई जस्ट यूज टू थिंक कि मेरा अगर 70% भी उससे मैच हो रहा है, सो आई एम देयर। सो मुझे लगता है कि देयर इज दिस लॉ इन साइंस ऑल्सो, आई थिंक आई रेड समवेयर एन आर्टिकल ऐसे कि आपको अगर कोई चीज़ 100% नहीं हो रही है तो ऑलवेज टारगेट फॉर 80 to 85%। अगर आप किसी भी दिन का टारगेट, किसी भी टास्क का टारगेट इतना मीट कर लोगे तो आपके एंड में ना आपका एफर्ट मैक्सिमाइज हो ही जाएगा। तो ना उस तरीके से आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि अगर इन्होंने इतना कंटेंट दे रखा है इस आंसर में एंड स्वाति यू आर नॉट एबल टू रीच अप टू दिस मार्क, तो यार अगर मैं 80% में मेरा आंसर उसको ठीक लग रहा है ना मुझे, कि यार एटलीस्ट आई न्यू दिस मच जितना इन्होंने दे रखा है, तो ना वो इनफ होता है यार, बिकॉज उतना नहीं होता है। हम बस किसी टॉपिक के बारे में उतना आइडिया होना चाहिए दैट वी आर एबल टू हैंडल इट व्हेन इट कम्स टू द फाइनल पेपर। सो उसके बेसिस पर यार मैं टॉपर कॉपी से हमेशा कंपेयर करा है मैंने, एंड टू द मॉडल आंसर जो देते हैं उनसे मैंने अपने आप को इवेलुएट करा। और आंसर राइटिंग वैसे स्टार्ट कब करनी चाहिए? लाइक कई लोग बिगिनर्स होते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि कब स्टार्ट करें हम आंसर राइटिंग, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे आप लोगों को? यार आंसर राइटिंग इज सच दैट कि हम ना जैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मन नहीं करता है ना, कि हम सोचते हैं क्या ही आंसर लिख पाएंगे। तो सेम फॉर में मुझे लगता था अभी तो आता नहीं है, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ स्वाति टू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, बट आई थिंक आपको बिल्कुल में कैसे भी आंसर लिखने आते हैं, जस्ट बिगिन विद इट, धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होता जाएगा। और यार आई थिंक आपको एक बार एक रिवीजन अच्छे से करके, मतलब पहले उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ो, फिर एक रिवीजन लो, उसके बाद बिगिन विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो बेस्ट तरीका है शुरू करने का। मैंने मेरी मेंस के प्रेप के टाइम पे इट वाज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली जिनमें मैंने अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी है सोनली, और वो जो कुछ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन थे उन पे लास्ट में आई डिडंट हैव मच टाइम बिकॉज सिलेबस कवर करना था, तो मैंने तो आंसर्स पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, मैं पूरा आंसर भी नहीं लिख पा रही थी। लेकिन आई जस्ट रियलाइज कि आंसर राइटिंग जितना जल्दी शुरू करें उतना अच्छा है, बिगिनर्स के लिए और भी अच्छा है कि वो 1 साल अपना अच्छी तैयारी कर लेंगे। तो आप एक बार पहले कंटेंट पढ़ लो उसका, सब्जेक्ट का पर्टिकुलर का, भी किसी भी जीएस के सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन कर लो, उस एक रिवीजन के बाद आप शुरू कर सकते हैं एंड स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके,
एंड हाउ डिड यू अप्रोच द इकोनॉमी? हमने पहले वाले व्लॉग में इकोनॉमी और इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट मिस कर दिया था, तो लोग पूछ रहे हैं कि आपने इकोनॉमी को कैसे कवर किया, बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड द मेंस पर्सपेक्टिव। यार आई थिंक फॉर इकोनॉमिक्स फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव वही जो मेजर 2-3 स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, एक मृणाल सर का अच्छा कोर्स है और एक विवेक सिंह से भी हम कर सकते हैं। तो मैंने मृणाल सर का किया है और उसके लाइक आपने लेक्चर्स देखे हैं या या मैंने लेक्चर्स देखे Okay. हैं उनके, और उसके साथ उनका करंट अफेयर्स का अपडेट आता रहता है, आप आगे करते रहते हो तो फिर वो मैंने फॉलो करी, वो बुकलेट आती है करंट अफेयर्स की कि वो उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर देता है। और ड्यूरिंग द मेंस यार वही जो मैंने अपना पढ़ा हुआ था इकोनॉमिक्स को मैंने एक बार रिवाइज करा था, और उसके साथ मेंस 365 में इको की अपडेट्स आती हैं, सो वो किया था मैंने। तो यही है इको का कि एक सोर्स ले लो, वो प्रीलिम्स के लिए भी काम आ जाएगा और मेंस के लिए भी आ जाएगा, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो साथ साथ, और करंट अफेयर्स के लिए बीट मेंस 365 और उस टाइम पे प्रीटी 365 यही किया। ओके। एंड व्हाट अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी? यार आई थिंक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ड्यूरिंग मेंस के टाइम पे ही मेजरली इट वाज मेंस 365 ओनली, मैंने उसको रिवाइज करा था एक बार, या फिर वो और एक ओनली आईएएस की बुकलेट आती है प्रहार में या वो दैट आई डिड। सो यू हैव नॉट रेड एनी टेक्स्ट बुक जो पर्सनली, जैसे कि एक अशोक सर की बुक है इंटरनल सिक्योरिटी पे? नहीं, दिस रिमाइंड्स मी आई डिड नॉट रीड एनी टेक्स्ट बुक, इट वाज शिवन सर्स कोर्स आल्सो, उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी के उनके नोट्स थे अभी। Okay. या तो वो पढ़े थे मैंने, वो बेसिक्स के लिए ना मेजरली, वो और मेन 365 ये दो था। ओके। एंड व्हाट वाज योर मोटिवेशन इस जर्नी, इस प्रिपरेशन के अंदर, स्पेशली कंसिस्टेंसी के टर्म्स के अंदर, कि डेली कंसिस्टेंट रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है? सो यार आई थिंक ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है ना कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हमें कई बार बहुत हाइप लगता है कि हाउ कम समबडी इज सो कंसिस्टेंट। आई थिंक व्हाट आई विल से कि नोबडी इज कंसिस्टेंट। वो आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो कि वी आर कंसिस्टेंट विद आवर एफर्ट्स, लेकिन हमारे डेज बहुत अप्स एंड डाउन से फुल ऑफ होते हैं। कि आई एम नॉट सेइंग कि मैं हर दिन इतना पढ़ रही हूँ कि जितना मुझे मेन जब आ रहा होता है उससे 2 महीने पहले हम पढ़ रहे होते हैं, तो हम सबके डाउनफॉल के या फिर लो फेजेस होते हैं। तो लेट इट भी, आप एक हफ्ता बहुत अच्छे से पढ़े, आई हैड माई टारगेट्स, मैंने 8 से 10 घंटा दिया अच्छे से, मैंने 8 आवर्स किया, फिर इट मस्ट बी सम सैटरडे और मस्ट संडे जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा होगा, दे कैन बी एनी नंबर ऑफ रीजंस, आपकी उस दिन हेल्थ ठीक नहीं फील हो रहा है आपको, तो उस दिन आप थोड़ा सा ना ऑलरेडी खिंच जाओगे नीचे कि आज उतना नहीं पढ़ा है, तो मेरा वो कम कंसिस्टेंसी वाला दिन है। बट मैं उसके बाद भी अगर अपने आप को बकअप करके कि नहीं यार मेरा मन नहीं है, बट मैं 1-2 घंटे का रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर से बैठती हूँ, तो अगर मैं उसके बाद मैं दोबारा बैठ के मैंने फिर से 2 घंटे और पढ़ने के निकाले हैं अच्छे प्रोडक्टिव, तो आई थिंक यार वो आपको कंसिस्टेंट बनाता है। और मेंस प्री आने वाला होता है तब तो कंसिस्टेंसी की कोई बात ही नहीं है, बिकॉज सब हो जाता है उस टाइम पे तो, लेकिन एक पूरे साल या फिर पूरे जब, सिंस इट वाज माय 4th अटेम्प्ट ऑल्सो एंड आई हैड बीन इन दिस जर्नी 4-5 ईयर्स, या फिर 4-5 ईयर्स तो आराम से, बल्कि 5 से ज़्यादा ही हो गया होगा। तो अगर हम मेजरली देखें कि हाउ हैड दिस बीन, तो आई थिंक मुझे लगता है यार कि ना वी मस्ट टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, ब्रेक्स आर वेरी अंडररेटेड, जबकि ना उनका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। आई रिमेंबर जब भी मैं एक संडे को वीकेंड पे या फिर संडे को शाम का ब्रेक ले लेती हूँ, मंडे को आई हैव दिस इमेंस एनर्जी जिससे मेरा वीक बहुत बढ़िया जाएगा उसके बेसिस पर। तो एक तरीका हो सकता है कि आप बढ़िया ब्रेक्स लो बीच में। सेकेंड इज़ कि आप थोड़ा सा ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहो यार, बीट योर हॉबी, आपकी कोई क्रिएटिव हॉबी है वो करो, आप उसके लिए टाइम निकालो। और एक होता है यार डू मेडिटेशन या योगा, मैंने किया है यार ये, और ये बहुत हेल्पफुल होता है। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी मेंटल टफनेस बहुत चेक होती है इस पेपर में, किसी भी स्टेज पे, लेट इट बी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो ये तीनों चीज़ों के साथ साथ एक बार ना आपको बीच बीच में अपने उस पर्पस और उस रीज़न के पास वापस जाना चाहिए कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड, कि जब आपने यूपीएससी करने के लिए सोचा था, तो ना, एंड स्पेशली अगर आपका रीज़न एक इतना सॉलिड है ना जो आपको दोबारा उस पर वापस आने के लिए मोटिवेट करेगा, तो आपको ईज़ हो जाएगा कंसिस्टेंट रहने के लिए। और 5th मैं एक ऐड करना चाहूँगी कि जस्ट कीप योर सोर्सेज ऑफ एनर्जी वेरी इंटेक्ट, बीट योर पेरेंट्स, बीट योर पीयर, बीट योर वेरी गुड क्लोज फ्रेंड्स, बिकॉज वही आपका सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे जब आपको लो फील होगा, और आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए दे विल बी द मोटिवेशनल फोर्सेस। ओके। एंड डिड यू ट्रैक योर टारगेट्स, या फिर आप कितने घंटे पढ़ रहे हो? लाइक लोगों का ये रहता है कि बेयर मिनिमम इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कई होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं
मैं कम पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा, लेकिन मेरे बस ये ही टारगेट्स कंप्लीट होने चाहिए. सो यू वर अ टारगेट वन पर्सन और समबडी हु क्लॉक्स द आवर्स, वो वाला? यार आई थिंक इट्स अ मिक्स. पहले मुझे लगता था कि इफ़ आई हैव सम टारगेट्स एंड टास्क, अगर मैं उनको पूरा कर लेती हूँ तो लेट दिस भी कोई 8 घंटे लग रहे हैं दिन के या फिर 10, तो यार किस दिन जल्दी भी हो जाता है. कि क्वालिटी मैटर्स ना, कि हम कितनी देर पढ़ रहे हैं वो नहीं मैटर करता है. आपने दिन में जो टास्क डिसाइड करा है वो करते हैं. बट इसके साथ साथ ना फिर मैंने वो क्लॉक वाला भी आई अडॉप्टेड, बिकॉज ना वो आपको बहुत डिसिप्लिन लाता है. आपको लगेगा कि हम ना कई बार दिन के 10 घंटे बैठ रहे हैं, बट यार 10 घंटे में नहीं आता आउटपुट. आई एम टेलिंग यू, अगर हम 10 बैठ रहे हैं तो 6 से 7 घंटे ही निकलती है. इससे अच्छा बी लेट देयर बी अ क्लॉक. आप जैसे ही टेबल से उठ रहे हैं, आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया, उसको बंद कर दो. तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आप जितने घंटे बैठे हो यार, उतने घंटे आपने सच में पढ़ा भी है उसके अकॉर्डिंग. तो यार आई थिंक अ मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आप क्लॉक के हिसाब से पढ़ोगे तो हेल्पफुल होता है. ओके. और एक मेजर क्वेश्चन जो हमको इस प्रिपरेशन जर्नी में फेस होता है, दैट इज़ कि व्हाट यू डिड व्हेन यू फेल्ट लाइक बर्निंग आउट वाली सिचुएशन हो गई है कि अब बस हो गया है, लाइक अब क्या करना है, एंड हाउ मच टाइम you ideally gave for the prelims during the burnouts also, like कोई भी एग्जाम आ रहा है, चाहे prelims आ रहा है, चाहे मेंस आ रहा है, चाहे पर्सनालिटी टेस्ट आ रहा है, आप एक बर्नआउट फेस कर रहे हो, तो आप कैसे डील करते थे, स्पेशली ड्यूरिंग दैट एग्जाम सीजन वाला? एज वी डिस्कस्ड अभी इससे पहले भी, इट वॉज मेजरली दैट आई पुट एन एम्फोसिस ऑन ब्रेक्स. और वो ब्रेक्स का ये मतलब है आई विल गो होम, आई स्पेंड सम टाइम विद फैमिली. वो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट काम है जिससे मेरे को बहुत हेल्प होती है. जब कभी ऐसे बर्नआउट के फेजेस होते हैं उनमें मैं दोबारा उतनी बूस्ट और एनर्जी से अपनी स्टडी टेबल पे वापस आती हूँ. दूसरा होता है यार, अगर छोटा टाइम है, इतना बड़ा नहीं देना कि मेरे पास 4-5 दिन का टाइम नहीं है कि घर जाके विजिट करके आना है. तो दैट कैन बी कि आई जस्ट वॉच अ गुड मूवी या फिर आई रीड अ गुड नॉवल जो मेरे को बढ़िया लगती है, कोई भी ऐसे. लेकिन दैट विल बी फिक्शनल, कि उसमें मेरा एफर्ट नहीं लगेगा माइंड का. दैट विल बी अ वेरी गुड रिफ्रेशमेंट फॉर मी. या फिर होगा कि यार मैं ना कुछ बढ़िया एक एक्टिविटी करके आऊँगी, कि ना मैं अच्छी रनिंग पे उस दिन ज़्यादा ध्यान दूँगी, या फिर शाम को मैं दौड़ के आ जाऊँगी. तो या फिर आई मीट वन ऑफ माई फ्रेंड जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे एक मीटअप, लेट दैट बी अ डिनर और अ लंच. तो आई थिंक ये कुछ तरीके हैं जिनसे मैंने अपने आप को ऐसे बीच में फ्रेशन अप करने का कोशिश करा है और दोबारा उसी एनर्जी के साथ दोबारा अपनी स्टडी टेबल पर वापस आए. ओके, ग्रेट. एंड हाउ डिड यू प्लान योर प्रिपरेशन? स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये नहीं मालूम होता है कि हिस्ट्री में हमको कितना टाइम देना चाहिए, सोसाइटी में कितना देना चाहिए, एथिक्स में कितना, IR एंड सो ऑन. सो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जब एक बहुत बिगिनर जो है जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है वो अप्रोच करता है, तो उसको सारी चीज़ों से वो बहुत ओवरवेल्म फील करता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि इस पर्टिकुलर चीज़ में मुझे कितना टाइम देना चाहिए. तो इस चक्कर के अंदर क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रेच पे बहुत लंबे टाइम तक खींच देता है, जिसकी वजह से उसके बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक इज़ एन आइडियली अ टाइम पीरियड जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना चाहिए? लाइक वी कैन गो सब्जेक्ट वाइज की हिस्ट्री, सोसाइटी. यार आई थिंक ना दिस आइडियल टाइम पीरियड इट विल अगेन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज ना सबके सब्जेक्ट में ऐसा होता है, कुछ में उनकी बहुत अच्छी कमांड है, तो ना वो 4-5 डेज़ में भी उसको बहुत अच्छा जल्दी से पढ़ लेंगे. मतलब ऐसा नहीं होता है कि दिस सब्जेक्ट इज़ मेजरली फॉर मी, कि मुझे ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इनमें उतना टाइम नहीं लगेगा जो मुझे और किसी में लगेगा. तो हमें ना सब्जेक्ट वाइज ये देखना चाहिए कि कौन से वाले में हमें ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है ना, तो उसको आप सबसे ज़्यादा टाइम दे दो. कि अगर मुझे पॉलिटी मुश्किल लगती है तो मैं 2 हफ्ते उसको पूरा दूंगी कि मैं वो किताब अच्छे से पढ़ूंगी. लेकिन बिल्कुल बिगिनर को तो 1 महीना देना चाहिए. ऐसे उस किताब को एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर उसकी मोटी मोटी दूसरी रीडिंग लो, फिर अगले वाले सब्जेक्ट में लो. लेकिन फॉर मी मैं एक और तरीका करती हूँ कि मैं एक सब्जेक्ट कभी भी नहीं रखती हूँ. मतलब मेरे को थोड़ा सा दिस थिंग ना दैट वी गेट बोर्ड आफ्टर. या सो आई जस्ट कीप 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम. एंड ड्यूरिंग मेन्स ऑल्सो आई डिड द सेम, कि मैं एक GS का सब्जेक्ट रखा है मैंने आधा दिन, और आधा दिन इट विल बी माई ऑप्शनल सब्जेक्ट. इन द सेम वे एक बिगिनर भी अगर शुरू कर रहा है ना, दे कैन डिवाइड इट कि आधा दिन वो एक ऐसे GS को रखेंगे और आधा दिन अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट साथ साथ चलाएंगे. और GS का सब्जेक्ट का टाइम दैट यू वर सेइंग ना कि किसी के लिए 1 वीक इज इनफ, किसी के लिए 2 वीक्स, किसी के लिए 3 वीक्स ऑल्सो. इट विल डिपेंड सोलली कि कौन सा सब्जेक्ट में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा. इफ़ दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू फॉर यू, उसके लिए सबसे ज़्यादा टाइम रखिए आप. और जो लगता है कि ये तो पहले थोड़ा पढ़ा हुआ है, इसमें मुझे नहीं लगेगा, उसके लिए स्ट्रिक्टली 1 ही हफ्ता रखिए. लेकिन जो बिल्कुल ही नया है और उसका मटेरियल भी ज़्यादा है ना, तो उसके लिए आप शुरू में एक पूरा मंथ भी रख सकते हैं, ताकि आप 2 बार उसको रिवाइज कर लेंगे. तो लेकिन यू नीड टू प्लान इट
एडवांस में कि ना कभी ना ऐसा होता है कि हम पढ़ते पढ़ते खो जाते हैं. यू वर ऑल्सो सेइंग ना सेम. सो दिस प्लान दिस हैज़ टू बी कि 1 महीने का प्लान आपका रेडी होगा ताकि आप रोज़ रोज़ देखते चलोगे यार. एंड लेट दैट बी चैप्टर वाइज आगे आगे कि आप जितना डिटेल में जाके प्लान बनाओगे ना यार उतना जल्दी पूरा होने के सही तरीके होते हैं कि आप भटक नहीं जाओगे बीच में. और मेरे लिए 2 सब्जेक्ट वाला फॉर्मूला बहुत काम करता है बिकॉज मुझे 2-3 का मिक्स करके पढ़ना ही अच्छा लगता है. जबकि आई हैव सीन पीपल ऑल्सो जिनको अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है वो ना एक ही हफ्ते एक ही पढ़ेंगे क्योंकि वो उसको अच्छे से करना चाहते हैं एंड दे वांट टू फिनिश कि वो एक सब्जेक्ट या खत्म हो उसको जाए साइड और में फिर रख उसको देंगे. फिर वो टेस्ट दे के उसको खत्म या कर या दें. या बट सो इट वेरीज ना. yeah. सो फॉर मी द मिक्स वर्क्स. तो मैं 2 रखती हूँ हमेशा से. ओके. तो ये तो हो गया बिगिनर्स के लिए. अब जो स्पेशली जो पर्सन है जिसका आखिरी ही अटेम्प्ट है, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी और द लास्ट चांस दैट पर्सन हैज़, तो उनके लिए आपके पास क्या सजेशंस है कि उसको अब इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए? अब उनका एक बेस तो बिल्डअप हो चुका है ऑलरेडी और उनको अब आखिरी अटेम्प्ट के लिए टारगेट करना है कि उनका बस अब इस आखिरी अटेम्प्ट में उनका एक ही शॉट के अंदर अब पूरा क्लियर हो जाए दैट दे गेट सिलेक्टेड. सो व्हाट टिप्स एंड ट्रिक्स यू वुड लाइक टू शेयर फॉर देम? या फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कुडोज है उनको कि वो अब तक स्टिक कर रखे हैं इस पर. आई थिंक उनको भी कभी कभी ऐसा लगा हो कि वो कितना क्लोज आ गए हैं फिर भी हमेशा कभी ना कभी कोई थोड़ी मार्जिन से रह जाता है. सो यार उनकी करेज को उनकी कंसिस्टेंसी को वो है यार. लेकिन उसके अलावा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई थिंक मेरे से ज़्यादा पता उनको ये होगा लास्ट अटैम्प्ट वाली बात कि वेयर दे आर लैकिंग. तो मेरे लिए मेरी तरफ से वो टिप्स या एडवाइस ये होगी कि दे जस्ट नीड टू डू सम वेरी अच्छे लेवल पे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि वेयर दे आर लैकिंग. बिकॉज ना कई बार हमें जो एरियाज आ रहे होते हैं ना अच्छे मतलब अच्छे से आते हैं हम उन्हीं को बार बार पढ़ते रहते हैं. अगर 5 या 6 सब्जेक्ट्स हैं तो उनको लगता है कि उनके 3-4 बढ़िया है ना तो हम उनको अच्छे से करेंगे. जो 2 में हमें कमी है हम उसको तब भी छोड़ देंगे. तो आई थिंक यार वो बेशक लेट देम बी टेकिंग 15 days 20 days टू सी कि हर GS के सब्जेक्ट में हाफ दे हैव डन. अगर प्रीलिम्स उनके लिए हर्डल है तो दे नीड टू सी कि प्रीलिम्स में कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इशू आ रहा है एंड इस देर CSET में ज़्यादा इशू है या फिर कहाँ भी रह जाता है. तो उसके बेसिस पर वो अपना प्लान बना सकते हैं. और जो सब्जेक्ट उनको सबसे हार्ड लगता है फिर जिसने उनको पीछे या फिर कम रहने में ऐसा हुआ है कि क्लियर नहीं हुआ है उनका उसको प्रायोरिटी देना चाहिए. सबसे ज़्यादा टाइम उसको देना चाहिए. और सेम गोज़ फॉर मेंस कि उनको अपनी आंसर राइटिंग पे काम करके अपनी आंसर राइटिंग इतनी अच्छी करनी चाहिए कि जब उनको दोबारा मेंस लिखने का मौका मिलेगा तो फिर वो उन सब्जेक्ट में ज़्यादा ग्रिप होगी कि जिनमें उनके नंबर अब तक कम आए. ओके. और हम जो लास्ट चीज़ डिस्कस करना चाहेंगे वो ये है कि आप एक प्लान जॉट आउट करिए फॉर दी एस्पिरेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर 2026 या जिनको अभी प्रीलिम्स देना है. तो एक फुल फ्लेजेड प्लान कि जिसके अंदर उनका प्रीलिम्स भी कवर हो जाए और मेंस भी कवर हो जाए. यार आई थिंक फर्स्टली ना जैसे कि देयर इज दिस वे ना कि हम सारे सब्जेक्ट को ऐसे पढ़े कि वो प्रीलिम्स या मेंस का सोचे ना उस टाइम पे है ना. तो जस्ट बिगिन विद दिस. ये जो हमने अब तक डिस्कस करा था ना कि किसी के लिए किसी सब्जेक्ट में कितना टाइम दे सकते हैं ना ऐसे कि भटक ना जाए. तो उस तरीके से पहले यार 5 महीने का प्लानर बना लो कि 5 महीने में आप सारे GS के सब्जेक्ट को रिवाइज कर लोगे पढ़ लोगे मतलब सोर्सेज से. उस 5 महीने के बाद अगले 2 महीने में उनकी रिवीजन बढ़िया हो जाएगी. लेकिन उसके साथ साथ जब उनका ये हो जाता है ना आई थिंक 5 months में यार 5 months में 2 बार भी कर सकते हैं. मतलब आई थिंक यार इट डिपेंड्स कि हाँ किस स्टेज पे हो आप. लाइक इफ यू आर अ टोटली बिगिनर तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. बिल्कुल आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट दिया तो कंपैरेटिवली कम लगता है. बिल्कुल बिल्कुल. सो आई थिंक मुझे लगता है कि ना एक बार पूरा पढ़ के और रिवाइज करके फिर मेंस का चालू कर देना चाहिए. एंड February के टाइम पे आपको सोनली प्रीलिम्स के लिए जाना चाहिए. लेकिन जो पहले बार लिख रहे हैं बच्चे वो जैन से भी कर सकते हैं बिकॉज दे हैवंट गिवन इट पहले. तो ना वो दिसंबर तक ऐसा करें कि देख अगर हम 1.5 ईयर का लेके चलते हैं सो दैट इज़ कि उस 1.5 ईयर में आप नई किताबें पढ़ लो बिगनिंग से. एक बिल्कुल बिगिनर बच्चा सारे सब्जेक्ट के NCERTs उनके स्टैंडर्ड सोर्सेज उनको शुरू के 4 महीने में पढ़ के अगले 2 महीने में दोबारा रिवाइज करके फिर वो अच्छे से उसकी मेंस के हिसाब से प्रीवियस से क्वेश्चन उठा के थोड़ी आंसर राइटिंग भी कर ले. उसके बाद जो महीने बचेंगे ना जब प्रीलिम्स आ जाएगा फॉर एग्जांपल आई मेंशन February बट फॉर अ बिगिनर जो पहली बार दे रहा है उसे जनवरी में ही प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ना चालू कर देना चाहिए ताकि क्योंकि तब तक थोड़ी सी आंसर राइटिंग भी कर लेंगे और रिवाइज भी कर लेंगे. तो उस टाइम पे प्रीलिम्स के हिसाब से अपना स्केड्यूल बनाओ यार कि फिर से ताकि प्रीलिम्स से पहले आपका 4 बार अच्छे से दोबारा वो सब रिवाइज हो जाए जो आपने पहले पढ़ लिया है. आई थिंक 3 to 4 times इज़ मिनिमम. और प्रीलिम्स के 1 महीना पहले आप अपनी टेस्ट सीरीज चालू कर दो कि 1 महीने से पिछला महीना जो होगा उस महीने आप टेस्ट सीरीज लगाओगे अच्छे से
कि दिन के 4 घंटे टेस्ट सीरीज को देंगे, 2 घंटे देने के, 2 घंटे इवेल्युएशन के, क्योंकि वो एक महीना आपके लिए बहुत क्रूशियल होता है। लेट दैट बी कि प्रीलिम से 15 महीने पहले तो कोई मतलब इट इज़ सोनली मी कि मैं 15 दिन पहले कोई टेस्ट नहीं, 15 दिन पहले मेरे टेस्ट खत्म हो जाते हैं, फिर नहीं दिया है मैंने कोई टेस्ट। उस टाइम पे मैं से प्रीवियस से क्वेश्चन और रिवीजन करती हूँ। लेकिन उससे पहले जो एक महीना होता है उसमें मैं बहुत अच्छे से टेस्ट देती हूँ। टेस्ट रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सोनली गेम 15-20 डेज में हो जाता है कि इट विल बी माई रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे। बट जन फरवरी मार्च में दे कैन डू इट कि उस टाइम पे दे कैन कीप अ मिक्स कि रिवीजन ऑल्सो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो, एंड हफ्ते में एक टेस्ट भी ऐसे देना चाहिए जीएस के सब्जेक्ट वाइज। तो इस तरीके से। ओके। एंड वन लास्ट मोटिवेटिंग लाइन फॉर द पीपल जो अभी एकदम मेंस दे ही रहे हैं, लाइक दे वांट कि somebody to push them up. Yeah, I think other day I was interacting with somebody. It's his first means. So मेरे छोटे भाई के जैसा है, तो वो इतना ज़्यादा एंक्शस है अभी इस टाइम पे ये सब करते हुए। सो आई थिंक एवरीबडी इज़, अगर किसी ने पहले दे लिया है ना 1-2 बार, उनको थोड़ी सी कम होंगी एंग्जाइटी, लेकिन बाकी जो पहली बार दे रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है क्या सिलेबस कैसे होएगा, पूरा कैसे करेंगे, क्या मैं टेस्ट पूरे लिख रहा हूँ या नहीं, अगर मेरा टेस्ट अभी छूट रहा है तो पूरा कैसा होगा। आई थिंक यार इट विल बी लाइक फॉर मी इट वॉज कि मेरे को ये थॉट्स आने के लिए टाइम ही नहीं था। आई वॉज सोली फोकसिंग कि मेरा सिलेबस पूरा हो जाए। मैं दिन का आधा टाइम ऑप्शनल को देती थी, आधा जीएस को देती थी। अगर मेरे को वीकेंड पे टेस्ट लिखने होते थे तो मैं टेस्ट लिखती थी, फिर उनके एवेल्युएशन में। तो यार आप अपने आप को इतना एंगेज कर लो इस प्रिपरेशन में कि आपके लिए एंग्जाइटी, आप जब बेड पर लेटोगे तो आपको सिर्फ नींद आएगी कि आप पूरे दिन में इतना पढ़ चुके हो कि आपको इतनी सेटिस्फेक्शन से इतनी बढ़िया नींद आ रही है। सो यार आई थिंक आई यर्न फॉर दिस सेटिस्फेक्शन। मैं इतना तक के सोती थी बेड पे मेरे मेंस की प्रेप पे कि आई डिडंट हैव टाइम कि मेरी कोई ऐसे थॉट्स वेंडर ही नहीं करती थी कि मैं कहीं कमी तो नहीं रह रही है स्वाति, विल इट हैपन और नॉट। और यार आप अगर सच में सोनली इस चीज़ को देख के जियोगे ना कि रिजल्ट की कभी चिंता नहीं करनी है यार, मुझे बस अपना अच्छा परफॉर्म करना है, तो ये सब चीज़ें कहने के लिए नहीं होती हैं कि कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप अगर इनको सच में अडॉप्ट करके चलते हैं ना तो आपको बहुत मेंटल पीस मिलता है, बिकॉज तो आपका ध्यान ना सिर्फ आपके प्रिपरेशन पे रहता है, आप प्रेजेंट ओरिएंटेड होना छोड़ देते हैं। तो यार मैंने इस चीज़ को बहुत सोनली जिया है और अडॉप्ट करा है मेरी मेंस प्रेप में कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो बस, और पढ़ाई करते करते आराम से रात को इतना थक जाओगे आप पढ़ते पढ़ते, आपको अच्छी नींद आएगी, अगले दिन फिर अर्ली मॉर्निंग या फिर वैसे उठ के उतनी एनर्जी से पढ़ोगे। तो आई जस्ट फोकस, मेरी एक यही बात होगी यार कि डू नॉट फोकस ऑन योर रिजल्ट, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन एंड डू सम मेंटल हेल्थ, मेंटल योगा ऑल्सो। लेट दैट बी एक स्लीप, निद्रा होती है हमारी, योग निद्रा हम करते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। वो मैंने किया है, आप देखना यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे आपको, वो काफ़ी शांत होते हैं हम उससे, और वो फिर हमारा जो ध्यान और बातों में जाता है ना कि चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, वो नहीं जाएगा। आपकी सोली एनर्जी, आपके एफर्ट, आपके सिर्फ परफॉर्मेंस पे लगेंगे। तो मेरी बस यही बात होगी कि जस्ट होल्ड ऑन टाइट, कीप हसलिंग एंड थिंग्स विल हैपन। Thank you so much, Swati, for joining us. Pleasure. It's a pleasure meeting.